आज हादसों का सोमवार कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यूपी के कई जिलों से तेज रफ्तार जानलेवा हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमेठी की आपके सामने है, जहां बारातियों से भरी तेज रफ्तार बुलेरो और ट्रक के बीच ऐसी जोरदार टक्कर हुई कि हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गौरीगंज थाना क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर एसपी और एएसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई और घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी तस्वीर आपको कानपुर की हम दिखा रहे हैं। यहाँ के घाटमपुर कोतवाली इलाके में बारातियों से भरी वैन तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 लोग यहाँ पर भी बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया है, जिसमें से ड्राइवर और 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया गया है और जबकि 8 लोगों को इलाज के लिए हैलेट अस्पताल रेफर किया गया। उधर लखीमपुर खीरी में भी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 लोगों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्कॉर्पियो कार भाजपा विधायक योगेश वर्मा की पत्नी के नाम पर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेने के साथ ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, उससे हो रही है पूछताछ। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसों का सोमवार किस तरीके से आज साबित हो रहा है, देखिए दिन की शुरुआत इन 3 दर्दनाक खबरों के साथ हो रही है। देखिए, सड़क हादसों में यूपी नंबर 1 है। सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट कहीं होते हैं तो वो यूपी में ही होते हैं। हर घंटे औसतन 3 लोगों की जान जाती है उत्तर प्रदेश में और एक दिन में 60 मौतें होती हैं। एक साल में 21,000 से ज्यादा जानें जाती हैं उत्तर प्रदेश में और 2018 में देखिए 22,256 मौतें हुई थी। और हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से हादसे लगातार होते हैं उत्तर प्रदेश में। गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल बेहद घातक होता है। ट्रैफिक रूल्स क्या है, ट्रैफिक नियम क्या है, इसका अभाव लोगों में जब होता है तो इस तरीके से हादसे पेश आते हैं और हादसे लगातार बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, तेज रफ्तार की वजह से हादसे हो रहे हैं और गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल जो किया जाता है वो भी जानलेवा साबित हो रहा है। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और ये सड़क हादसों में नंबर 1 साबित हो रहा है। सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट यहीं पर होते हैं। यूपी में हो रहे हादसे वाकई में डराने वाले हैं। इसी को देखते हुए आज से यूपी में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो रही है। राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो रही है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। प्रदेश में आज से 24 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक किया जाएगा। ड्राइविंग के दौरान हेलमेट पहनने या सीट बेल्ट लगाने जैसे नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज के कार्यक्रम में परिवहन उपायुक्त पीएस सत्यार्थी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। परिवहन मंत्री खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो इस बाइक रैली को हरी झंडी यहां से दिखा करके रवाना करेंगे। 1090 चौराहे की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाना क्यों जरूरी हो जाता है ये भी आप समझिए, क्योंकि लगातार हादसों में इजाफा हो रहा है उत्तर प्रदेश में और मकसद यही है कि इन हादसों पर विराम लगाया जा सके, हादसे कम हो, लोगों को जागरूकता मिले, लोग जागरूक हो, ट्रैफिक नियमों के बारे में लोगों को जानकारी हो, यही इसका मकसद है। और आज से 24 अप्रैल तक ये चलेगा। अलग अलग हिस्सों में जाकर के जानकारी दी जाएगी, लोगों को बताया जाएगा सीट बेल्ट लगाना कितना जरूरी है, हेलमेट लगाना कितना जरूरी है और जब गाड़ी आप चला रहे हो उस वक्त फोन पर बातचीत नहीं करनी है, तेज रफ्तार पर गाड़ी नहीं चलानी है। ये तमाम बारीकियां हैं, तमाम बड़ी बातें हैं जिन पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। और चलिए इसी पर हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं, मौके पर उनकी मौजूदगी है। शैलेश, सड़क सुरक्षा सप्ताह की आज से शुरुआत हो रही है, आगाज हो चुका है क्योंकि परिवहन मंत्री वहां पर पहुंच चुके थे। अभी क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं और किस तरीके से ये पूरा आगे बढ़ेगा 24 अप्रैल तक? बिल्कुल, देखिए इस समय अगर हम बात करें तो अंदर की तस्वीरें दिखाने चलते हैं आपको। एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए दुर्घटनाओं की खबर हम सुबह से दिखा रहे हैं दर्शकों को और आज यहाँ पर परिवहन आयोग की तरफ से एक डेटा दिया गया कि साल भर में पूरे देश में लगभग 1.5 लाख मौतें सड़क दुर्घटना से होती है, जिसमें से लगभग 21,000 मौतें सिर्फ उत्तर प्रदेश में, यानी सबसे बड़ा राज्य तो सबसे बड़ा आंकड़ा भी। और ये देखिए कि यहाँ पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन हो रहा है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और यहाँ से अगर हम बात करें इसके बाद में जो एक देखिए मंच पर जो परिवहन मंत्री है दयाशंकर सिंह वो बैठे हुए हैं, प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, सभी अधिकारी जो है परिवहन विभाग से जुड़े उन्हें आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ से एक रैली को रवाना किया जाएगा। तो यहाँ के बाद ये जब नुक्कड़ नाटक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में बाइक रैली को रवाना किया जाएगा जो लोगों में जागरूकता का संदेश देने के लिए निकलेगी। तो हमने जिस तरह से आपको दिखाया, दर्शकों को दिखाया कि एक नुक्कड़ नाटक, क्योंकि देखिए जब नुक्कड़ नाटक होता है कहते हैं कि जो दृश्य होते हैं, जो चित्र होते हैं वो 1000 शब्दों के बराबर होते हैं। तो एक संदेश देने की कोशिश, और कुछ देर में ये रैली जो है ये भी यहाँ से रवाना होगी लोगों को एक संदेश देने के लिए जागरूकता का। और जो आंकड़े भी हम बता रहे हैं और उन आंकड़ों के लिए अगर हम उदाहरण की बात करें तो सुबह से हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग जगह से दुर्घटनाओं की दुखद खबरें आई है और उसी के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे इससे बच सकते हैं। और देखिए एक अहम चीज कि अब परिवहन विभाग जो है वो एक और चीज पर सख्ती करने जा रहा है। अभी तक 2 व्हीलर पर नियम देखिए पहले से है कि पीछे वाले को भी हेलमेट लगाना है, लेकिन आज से अब 1 हफ्ते तक लोगों को जागरूक किया जाएगा और 1 हफ्ते के बाद से इसे लेकर भी चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दूसरी अहम चीज ये कि जो लोग हेलमेट लगाते हैं, कई बार सस्ते हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको लेकर अब अभियान चलाया जाएगा कि जिसने जो हेलमेट लगाया वो ISI मार्क वाला है या नहीं है। यानी सिर्फ औपचारिकता या चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल ना हो, बल्कि लोग अपनी खुद की सुरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करें, इसके लिए जागरूक किया जाएगा। और जो 4E की बात परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश सिंह ने की थी कि किस तरह से एजुकेट करना है लोगों को, जो पूरी इंजीनियरिंग है रोड्स की उसको देखना है, एनफोर्समेंट के काम को बढ़ाना है, तो उनके ऊपर अब अगले 1 हफ्ते में परिवहन विभाग अपने काम को और तेज करेगा। लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। जहाँ खामियां है या कहते हैं जिसे ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, जहाँ पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, तो उनके ऊपर वर्कआउट किया जाएगा कि कैसे वहां पर वर्कआउट दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इसके लिए जो सड़कों की इंजीनियरिंग है, जो उनका स्ट्रक्चर है, उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो यानी एक सभी विभागों के साथ मिलजुल कर ये पूरे कार्यक्रम को अमली जामा पहनाएगा परिवहन विभाग जो है। और साल में देखिए 4 बार इस तरह का आयोजन होता है और इस साल जो ये पहला आयोजन कह सकते हो रहा है इस समय, तो उद्देश्य एक ही है कि कैसे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, क्योंकि और ट्रैफिक रूल्स के बारे में 3 से 5% जो है वो आप अगर देखें तो ठीक है शैलेश। और ट्रैफिक रूल्स के बारे में कैसे लोगों को जानकारी हो ये भी बहुत जरूरी है और लोगों को ये समझना होगा कि ये तमाम जो नियम कायदे होते हैं वो सरकार के फायदे के लिए नहीं बल्कि आपकी खुद की सेफ्टी के लिए होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। आप रहिए शैलेश हमारे साथ, आपके पास फिर से लौट करके आएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, विभागों के प्रेजेंटेशन का आज तीसरा राउंड चलेगा। सामाजिक सुरक्षा सेक्टर से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन होना है और साथ ही देखिए 7 विभागों का प्रेजेंटेशन आज होगा। समाज कल्याण, महिला कल्याण, श्रम और अल्पसंख्यक कल्याण शामिल है। शाम 5:30 बजे का वक्त है, 5:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी। 7:30 बजे तक एनेक्सी भवन में प्रेजेंटेशन का पूरा ये काम चलेगा। तो 7 विभागों का प्रेजेंटेशन आज होना है। कौन कौन से विभाग शामिल हैं? समाज कल्याण है, महिला कल्याण है, श्रम, अल्पसंख्यक विभाग का भी प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत चर्चा भी होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से रोड मैप होगा, क्या लक्ष्य रखा गया है, क्या बदलाव किए जाने हैं, क्या बेहतर कदम उठाए जाने हैं, हर एक पहलू पर चर्चा होगी। अब अलग अलग विभागों की क्या तैयारी है, किस तरीके से विभाग मोर्चा संभालने वाले हैं, इसके बारे में जो तैयारी है उसको देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सामाजिक सुरक्षा सेक्टर से जुड़े 7 विभागों का आज प्रेजेंटेशन होना है। आज तीसरा राउंड चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे विभागों की पूरी तैयारी। समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांग जन सशक्तिकरण का प्रेजेंटेशन भी होगा और साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ का प्रेजेंटेशन भी होना है। साथ में देखिए श्रम, खाद्य एवं रसद और उपभोक्ता संरक्षण, साथ में बाट माप विभाग का प्रेजेंटेशन भी होना है। और इसका वक्त भी आपको बता दें कि शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का वक्त रखा गया है, जब एनेक्सी भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग विभागों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसी पर शैलेश हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शैलेश, आज तीसरा राउंड चलना है, कौन कौन से विभागों के बारे में जानकारी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रेजेंटेशन किन किन का होगा ये हमने बता दिया है। क्या जानकारी है इस पूरे प्रेजेंटेशन को लेकर आपके पास, वो जरा बताएं।
देखिए, एक सबसे अहम चीज जो है वो ये समझने वाली है कि प्रेजेंटेशन का जो कार्यक्रम था वो हमने देखा कि किस तरह से जब योगी सरकार पार्ट 1 थी तब भी चला करता था, देर रात तक 1-1, 2-2 बजे तक चलते थे। लेकिन इस बार एक बदलाव ये है कि प्रेजेंटेशन किसी भी विभाग का हो, लेकिन उसमें सभी विभागों के मंत्री भी रहेंगे, अधिकारी भी रहेंगे, यानी समन्वय के साथ काम हो। दूसरी चीज, जो जिस विभाग का प्रेजेंटेशन होगा उससे जुड़े हुए जो विभाग आते हैं, उस योजना से जुड़े जो आते हैं, उनको भी बुलाया गया है। यानी जैसे बात करें सामाजिक सेक्टर का आज प्रेजेंटेशन होगा तो उसमें देखिए महिला कल्याण भी है, समाज कल्याण भी है, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ भी है, बाट माप भी है, खाद्य एवं रसद भी है। यानी उससे जुड़े हुए जितने विभाग हैं जिनको समन्वय बनाकर काम करना है वो सब एक साथ रहेंगे। कुल 7 विभाग है आज के प्रेजेंटेशन में, और उसके बाद एक खाका मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा कि अगले 100 दिन में उन्हें क्या काम करना है, उसके बाद 6 महीने में क्या काम करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल तक की एक पूरी कार्य योजना एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी जाएगी, और उसके बाद में उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश। जहां तक इन विभागों की बात करें सामाजिक सेक्टर की, तो बहुत बड़े वर्ग इससे जुड़ा होता है, चाहे वो बात की जाए अलग अलग स्कॉलरशिप की, चाहे वो बात की जाए तमाम तरह की जो पेंशन दी जाती है दिव्यांगजनों को, चाहे पेंशन देने की बात हो, चाहे महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, तो इस तरह की जो पेंशन की स्कीम्स है, बच्चों को जो स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप दी जाती है उससे जुड़ी स्कीम्स है, तो एक बड़ी संख्या है। खाद्य एवं रसद की बात करें तो 14 करोड़ लोग तो ऐसे हैं देखिए जिनको राशन दिया जाता है, तो ये एक बड़ा वर्ग है। आगे कैसे लाभ, ठीक है, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि विभाग से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं वो सभी इस प्रेजेंटेशन के दौरान वहां पर मौजूद रहते हैं और उनसे भी बारीकी से जानकारी लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और तीसरे राउंड में भी वही सब देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और परिवार की फरारी का ये पूरा मामला है। पुलिस के रडार पर आए कई और लोग, सर्विलांस टीम खंगाल रही नंबरों की डिटेल। देखिए, याकूब कुरैशी की तलाश में रिश्तेदारों के घर दबिश हो रही है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, पत्नी संजीदा, बेटे इमरान और फिरोज की पुलिस को तलाश है। चारों के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। बंद मीट प्लांट में अवैध रूप से मीट पैकेजिंग और मीट प्रोसेसिंग यूनिट चलाने का इन पर आरोप है। अब लगातार कई और लोग सर्विलांस टीम की रडार पर है। कहा जा रहा है कि सर्विलांस की टीम जो है वो नंबरों की डिटेल लगातार खंगाल रही है। याकूब कुरैशी की तलाश में जो उनके रिश्तेदार हैं उनके घर पर भी दबिश हो रही है। जो उनके जानने वाले लोग हैं उनसे भी कांटेक्ट लगातार किया जा रहा है और उनसे भी हो रही है पूछताछ। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, पत्नी संजीदा, बेटे इमरान और फिरोज की पुलिस को लगातार तलाश है। अलग अलग हिस्सों में दबिश दी जा रही है। पहले देखिए राजस्थान में लोकेशन पाई गई थी याकूब कुरैशी की, उसके बाद राजस्थान पुलिस से संपर्क किया गया। अब देखिए किस तरीके से ये पूरा परिवार भागता भागता फिर रहा है, समझिए। अब और भी लोग जो इनके जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ, और ये कहा जा रहा है कि कई और लोग हैं जो रडार पर हैं, जिनको भी जल्द हिरासत में लेकर पूछताछ संभव है। अब आगे बढ़ते हैं, लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होगी या फिर नहीं, इस पर आज तस्वीर साफ होगी। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ आज सुबह 10:30 बजे आशीष की जमानत रद्द किए जाने की याचिका पर फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने अपने गांव बनवीरपुर में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। आपको ये भी जानकारी हम दें कि आशीष मिश्रा तिकोनिया हिंसा कांड का मुख्य आरोपी है और फिलहाल जमानत पर रिहा है। आशीष मिश्रा का ये वीडियो चौपाल वाला लगातार वायरल हो रहा है। आज कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुना सकता है। आशीष की जमानत रद्द किए जाने की याचिका पर आज फैसला आना है। जमानत रहेगी या जमानत जो रद्द करने की याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज सिर्फ फैसला आना है और फैसले को लेकर ये कहा जा रहा है कि 10:30 बजे तक पूरी तस्वीर साफ होगी। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आशीष ने जन समस्याएं सुनी हैं। बनवीरपुर गांव में चौपाल लगा करके आम लोगों की समस्याओं को सुनने का काम उन्होंने किया और ये वीडियो जो है उनका सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आशीष की जमानत रद्द होगी या फिर नहीं होगी, इस पर भी तस्वीर आज साफ होनी है। क्या होगा, जमानत रद्द हो जाएगी या फिर नहीं होगी, इस पर 10:30 बजे तक तस्वीर साफ हो सकती है, ये कहा जा रहा है। इसी पर हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके थे, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं।
अविनाश, 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि फैसला तब तक आ सकता है। संभावनाएं किसकी आपको ज्यादा दिखाई देती हैं? जमानत रद्द होगी या फिर नहीं होगी? क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन 10:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच बैठेगी और तकरीबन 11:15 बजे तक ये फैसला आएगा, जिसमें यह तय हो जाएगा कि आशीष मिश्रा की आज जमानत रद्द होती है या फिर उन्हें फिर से जमानत मिल जाएगी, जो कि हाईकोर्ट का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है। क्योंकि अगर बात करें तो जब सुनवाई हुई थी तो पीड़ित पक्ष की ओर से, यानी कि जो लोग किसान मारे गए थे उनकी ओर से प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने दलील रखी थी और ये कहा था कि जो तमाम सारे गवाह हैं, तकरीबन 98 ऐसे गवाह हैं जिनकी जान को खतरा है अगर आशीष मिश्रा जेल के बाहर रहते हैं तो। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि जितने भी गवाह हैं उनको माकूल सुरक्षा प्रदान की गई है, उनकी जान को किसी तरीके से कोई खतरा नहीं होगा। इसके बाद में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि जो एसआईटी, यानी कि जो एसआईटी गठित हुई है वो जो कह रही है उसके साथ वो सहमत है, यानी कि एसआईटी ने मांग की थी कि आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी सहमति साथ में जता दी थी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारे पक्षों को सुन लिया है। आशीष मिश्रा के वकील ने भी उस वक्त यही कहा था कि आशीष मिश्रा से किसी भी तरीके से किसी को भी खतरा नहीं है और हाईकोर्ट ने सभी पक्ष सुनने के बाद, जानने के बाद आशीष मिश्रा को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सबकी जीरा सुन ली है, दलीलें सुन ली है। अब आज अपना फैसला सुनाएगा, 11:15 बजे करीब ये फैसला आ जाएगा। तब देखना होगा कि क्या आशीष मिश्रा की जमानत बरकरार रहती है या फिर उन्हें एक बार फिर से जेल के अंदर जाना होगा। ठीक है अविनाश, अब ये देखना होगा कि जमानत रद्द होती है या फिर नहीं होती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा तभी पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अविनाश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार जून में लागू करेगी नई टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 से कहा जा रहा है। नई पॉलिसी के तहत 5 साल में 1000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा से पावर लूम संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई योजना का संचालन किया जाएगा। हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से 516 लूम बनाकर बुनकरों में बांटे जाएंगे और जून तक 3000 करोड़ के निवेश से लगभग 115 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस योजना का शिलान्यास जुलाई में किया जाएगा, ऐसी खबर है, और इनमें सितंबर 2025 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया जाएगा। ऐसी भी जानकारी है कि सितंबर 2025 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करा दिया जाएगा, शुरू करा दिया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। ये हम सबके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है कि बड़ी से बड़ी विभाजिका से भी ज्यादा, जैसा कि अभी मेरे परिवहन आयुक्त जी ने, प्रमुख सचिव जी ने बताया कि 22,000 लोगों की मृत्यु पिछले दिनों में सड़क दुर्घटना के कारण होती रही है। हम लोगों ने बहुत उसमें, उत्तर प्रदेश परिवहन ने बहुत उसमें कोशिश किया, उसमें बहुत सारी हम सबको सफलता भी प्राप्त हुई है, लेकिन ये सफलता उतनी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि हम अपने कितने लोगों को सड़क दुर्घटना से खो देते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं और उत्तर प्रदेश देश का यदि जनसंख्या देखा जाए तो चौथाई रूप में उत्तर प्रदेश ही केवल आता है, और यदि दुनिया की जनसंख्या में भी देखा जाए तो 5वें और 6वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। तो परिवहन विभाग की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और अक्सर मैंने देखा है, छात्र जीवन से देखा है कि हम लोग ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन जब हम सख्ती से उसका अनुपालन नहीं कर पाते हैं तो केवल एक जो है एक कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम के रूप में हो जाता है। ये ऐसा विषय है कि इस विषय पे हम लोग को कभी कभी अप्रिय निर्णय भी लेने पड़ते हैं। आप हमने मैंने अभी प्रमुख सचिव जी कह रहे थे कि सही है, हम लोगों ने भी अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार में बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिसके एक ही पुत्र रहा है और सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उनके माँ बाप से आप सोचिए किस तरह के वो जीवन जीते होंगे।
तो उत्तर प्रदेश में आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ है और इसी पर अपनी बात रख रहे थे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर और खुशखबरी है वाराणसी के लिए। पीएम स्वनिधि योजना में वाराणसी को अवार्ड मिला है। जी हां, 2021 में बेहतर प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया है काशी को, वाराणसी को। 14 फरवरी को भेजा गया था कार्यों का ब्यौरा और 21 अप्रैल को दिल्ली में अवार्ड मिलेगा। ये बड़ी जानकारी है वाराणसी के लोगों के लिए भी। देखिए, पीएम स्वनिधि योजना में वाराणसी को अवार्ड मिलेगा 21 अप्रैल को। 2021 में बेहतर परफॉर्म करने के लिए, प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड मिला। 14 फरवरी को कार्यों का पूरा ब्यौरा भेजा गया था, किस तरीके से काम हुए हैं, बेहतर काम हुए हैं। अब 21 अप्रैल को दिल्ली में अवार्ड दिया जाएगा। मेरठ से खबर है, मेरठ के डीएम दीपक मीणा को मिलेगा प्रधानमंत्री अवार्ड। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस पर पीएम अवार्ड उनको दिया जाएगा। देखिए, और दिल्ली के विज्ञान भवन में डीएम दीपक मीणा को मिलेगा प्रधानमंत्री अवार्ड। अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2020 के बीच किए जा रहे कार्यों को लेकर उनको सम्मानित भी किया जाएगा, उनको अवार्ड मिलेगा। सिद्धार्थनगर में एक उत्पाद एक योजना के तहत काला नमक चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, उनको ये अवार्ड मिलेगा। मेरठ के पूर्व डीएम अनिल ढींगरा को भी मिलेगा प्रधानमंत्री अवार्ड। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह के माध्यम से समावेशी विकास कराने के लिए पीएम अवार्ड उनको मिलेगा। मेरठ में तैनाती के दौरान जो उन्होंने काम किया, उसके बाद अब उनको भी अवार्ड दिया जाएगा।